हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज में। तो दोस्तों, हमने पिछले 2 क्लासेज में पढ़ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। अब विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं का उद्भव नदियों के किनारे ही क्यों हुआ था, हमने पिछले क्लासेज में भी देखा है। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता किस इतिहास के तहत आती है और हड़प्पा सभ्यता को अन्य किन किन नामों से जानते हैं। आज अगर हम वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं तो हम आज बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का फैलाव अर्थात विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। पढ़ाने से पहले आप पिछले क्लासेस के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले 2 वीडियो देखिए, तब आप इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में, तो जैसे आप जानते हैं कि बिहार की चौहद्दी अपनी अपनी राज्य की एक अलग चौहद्दी होती है। जैसे हम बिहार से हैं तो हमारी बिहार की भी चौहद्दी है। जैसे चौहद्दी हमारे बिहार की उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक वैसे ही हड़प्पा सभ्यता भी प्राचीन भारतीय इतिहास में एक नगर हुआ करता था और इस नगर की भी एक अपनी मतलब क्या बोलते उसको, वो चौहद्दी थी। अर्थात यह सभ्यता नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। और यह इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लगाकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैला हुआ था। ऐसे ये क्वेश्चन आपके 12th एग्जाम में नहीं पूछा हुआ, लेकिन आपके बुक में इसको मेंशन किया हुआ है, हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, अर्थात ये जम्मू एंड कश्मीर के मांडा से लगाकर उत्तर में, जम्मू कश्मीर के मांडा से लगाकर दक्षिण में महाराष्ट्र के एमएमएस, हम एम से डिनोट कर रहे हैं महाराष्ट्र को। ठीक है ना, दैमाबाद तक। देखिएगा यहाँ से बस एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, हम उस क्वेश्चन का भी बता दे रहे हैं इसके थ्रू, कैसे इसका आंसर इसमें क्वेश्चन से टच करता है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जम्मू कश्मीर के मांडा से लगाकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैला हुआ था। अगर इसकी बात करिए इसका फैलाव कितने किलोमीटर तक का था, तो ये 1100 किलोमीटर का था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। मतलब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लगाकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक कुल 1100 किलोमीटर की दूरी थी। अगर बात करते हैं हम इसका कि ये पूरब में उत्तर प्रदेश के मेरठ से लगाकर, अगर इसका विस्तार करें पूरब से पश्चिम, तो ये पूरब में मेरठ से लगाकर दक्षिण में अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है सूत कांगेडोर। क्या बोले हम लोग अभी? सूत कांगेडोर। ठीक है, सूत कांगेडोर तक फैला हुआ था। आपको इतना समझ में आ गया, ये रहा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अगर यहाँ का डिस्टेंस की बात करें तो ये 1150 किलोमीटर की कुल दूरी थी। ठीक है ना, देख लीजिए एक बार आप फिर से। अगर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखें तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लगाकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैला हुआ था और पूरब में उत्तर प्रदेश के मेरठ से लगाकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये आपके एग्जाम में कदापि कभी नहीं पूछा हुआ है, इसको आप केवल अपने मन में रखिएगा। आफ्टर 12th एग्जाम के बाद अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से बस आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस आकार में फैली हुई थी। अर्थात हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, किस आकार में जब इसकी खुदाई हुई तो लोगों को ये ज्ञात हुई थी। आपको पता होना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर भारत में है, मेरठ भारत में है, महाराष्ट्र भारत में है, ये अफगानिस्तान में है। अगर इस तरह से अगर हम चित्र बनाते हैं तो ये एक त्रिभुजाकार में बनेगी। ठीक है ना, त्रिभुजाकार में बनेगी। इस देखिए इधर ये त्रिभुजाकार में बनेगी और इस तरह से हड़प्पा सभ्यता एक त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। और यहीं से आपको एक क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता किस आकार में फैली हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। और ये क्वेश्चन 12th एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। विस्तार की बात करें तो हम विस्तार की बात कर चुके हैं और यहाँ एक क्वेश्चन हम मेंशन भी कर दिए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का किस आकार में फैली हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अगर प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करें तो किसी भी स्थल की खुदाई पहले लंबवत की जाती है। हम क्या बोले अभी? किसी भी स्थल की खुदाई पहले लंबवत की जाती है ताकि जितने भी नीचे अवशेष रहें वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षतिग्रस्त ना हो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करेंगे कि आप चैप्टर पढ़े हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो जो पुरानी वस्तुएं थी उसके आधार पर
हमने हड़प्पा सभ्यता का इतिहास देखा और पार्ट 1 और पार्ट 2 जो 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, हमने उसमें भी बात किया था कि पुरानी मतलब जो चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उसके आधार पर ही किसी भी इतिहास की नींव टिकी होती है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बना आपके एग्जाम में कि पुरातत्व क्या होता है। ये खुद में क्वेश्चन है कि पुरातत्व, ठीक है। आर्कियोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं ARCHEOLOGY, आर्कियोलॉजी। हिंदी में बोले तो पुरातत्व किसे कहते हैं। तो आपको पता ना चाहिए था, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा हुआ है। अगर हम बात करें कि पुरातत्व किसे कहते हैं तो इसको बांटिए आप 2 भागों में। देखिए, आप करिएगा पहले पूरा तब तत्व। पूरा तत्व, पूरा मीन्स आपका हो गया पुरानी वस्तु। क्या हो गया? पूरा मीन्स पुरानी वस्तु, पुरानी तत्व मीन्स वस्तु। और यहाँ से आंसर निकल गया कि पुरानी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना ही पुरातत्व कहलाता है। ये क्वेश्चन हर साल आपके 12th एग्जाम में आता है, 2 नंबर में आता है और 1 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम अभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है पुरातत्व किसे कहते हैं, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि पुरानी वस्तुओं के बारे में, पुरानी तत्वों के बारे में, पुरानी वस्तु चीज़ों के बारे में अध्ययन करना ही पुरातत्व कहलाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर और अच्छे तरीक़ा से बात करें हम तो आप इसको बोल सकते हैं, आप लॉजिक बताइए कि पुरानी वस्तु कहाँ मिलेगी? आसमान में तो मिलेगी नहीं। हम पुरानी वस्तु की खुदाई करेंगे पृथ्वी के अंदर से, ठीक है ना। हम अभी एक बात बोलें, पहला इसका परिभाषा रहा पुरातत्व किसे कहते हैं, तो पुरानी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना ही पुरातत्व कहलाता है। अगर दूसरे तरीका से देखें तो पुरानी प्लस वस्तु, पुरानी वस्तु, पूरा पुरातत्व अर्थात पुरानी वस्तु। आप लॉजिक समझिए, अगर पुरानी वस्तु की बात कर रहे हैं तो पुरानी वस्तुएं धरती की खुदाई करने के दौरान ही प्राप्त होती है। अर्थात इस तरह से इसका एक और परिभाषा निकल गया कि पुरातत्व एक ऐसा विज्ञान है जिसके तहत हम पुरानी वस्तुओं की खुदाई करके, कहाँ से, तो पृथ्वी के अंदर से। अर्थात पुरातत्व एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के अंदर से पुरानी वस्तुओं की खुदाई कर वर्तमान के लोगों को उसका ज्ञान प्राप्त कराते हैं, अर्थात हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसे ही पुरातत्व कहा जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा हुआ है। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, अर्थात ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है पुरातत्व को परिभाषित करें, ठीक है ना। तो यहाँ से हम पहला आपका आंसर यहाँ से ये हो गया कि पुरानी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना पुरातत्व कहलाता है। अगर दूसरे तरीका से बात करें तो इसका आंसर होगा पुरातत्व एक ऐसा विज्ञान है जिसके तहत हम पुरानी वस्तुओं की पृथ्वी के अंदर से खुदाई करके वर्तमान के लोगों को अथवा हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, पुरातत्व कहलाता है। आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप बताइए, अगर हम पृथ्वी की खुदाई कर रहे हैं, धरती की खुदाई कर रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ कोई प्राचीन भारतीय इतिहास में कोई ऐसी सभ्यताएं थी, ऐसा नगर था जो ध्वस्त हो चुका है, तो आप बताइए खुदाई करने के दौरान हमें क्या क्या मिलेगा। तो पहली बात कि हमें सिक्के मिलेंगे, बात सही है। हम अगर खुदाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिक्का मिलता है। और आगे बढ़ते हैं तो अगर कुछ मिले ना मिले, हम क्या मिलेगा, स्मारक मिलेगा, बड़े बड़े भवन मिलेंगे, ठीक है, स्मारक मिलेगा। अगर और खुदाई करते हैं तो हो सकता है वहाँ क्या मिल जाए, खंडहर मिल जाए। बड़े बड़े खंडहर आज भी गांव में देखे जाते हैं, ठीक है, इसको लोग भूतिया वाला बंगला बोलते हैं, ठीक है ना, चच्चा वाला बंगला या भूतिया वाला बंगला, वो खंडहर भी बोला जाता है। अगर बाई चांस खुदाई करते हैं तो हमको अभिलेख भी मिलता है, इसको बोलते हैं इपिग्राफी, ठीक है ना, इपिग्राफ बोलते हैं, अभिलेख भी मिलता है, ठीक है। अब अभिलेख किसे कहते हैं तो आपको ये चैप्टर अगले क्लास में पढ़ना है, चैप्टर 2 में आपको पढ़ना है। लेकिन हमको बता दे रहे अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख उसे कहा जाता है जो ताम्रपत्र, धातु, मिट्टी अथवा मिट्टी के बर्तनों पर कुरेद कर लिखे जाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो शासक थे अपने शासनकाल की जानकारियाँ उस पर कुरेद के लिखते थे, जैसे अशोक का अभिलेख है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा हुआ है आपके 12th एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हम आपको पहला ऑप्शन दे रहे हैं सिक्के, ऑप्शन बी है स्मारक, ऑप्शन सी है अभिलेख, ऑप्शन डी है आपका साहित्य।
यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है पुरातत्व के संदर्भ में। आपका पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस आकार में फैली हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पुरातत्व क्या होता है, तो आपको बताना है पुरानी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना ही पुरातत्व कहलाता है। इसमें से ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपसे बना हुआ है कि पुरातत्व के तहत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और सबको, जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को रोक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसमें से आंसर क्या होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ आंसर टच कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें सिक्का है, इसमें स्मारक है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से पुरातत्व में कौन शामिल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बात करें तो आपको पता ना चाहिए कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पुरानी वस्तुओं के बारे में, ठीक है। हम जब अध्ययन करते हैं तो इसकी तिथि ज्ञात करते हैं हम लोग। अगर हम धरती की खुदाई कर रहे हैं, पृथ्वी की खुदाई कर रहे हैं, तो हम पुरानी वस्तुओं के बारे में जानते हैं और उसके बारे में उसकी तिथि ज्ञात करते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन बना हुआ है 2 नंबर में आपके एग्जाम में, उस तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को ही कार्बन 14 विधि बोलते हैं। और ये क्वेश्चन बना हुआ है कार्बन 14 विधि क्या है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं कार्बन 14 विधि क्या है या कार्बन 14 पद्धति क्या है, ठीक है। देखिए क्या होता है, अगर इसकी खोज की बात करें तो कार्बन 14 विधि की खोज 1946 में की गई थी। अमेरिका के एक वैज्ञानिक होते हैं, उनका नाम होता है लीवी। क्या नाम होता है? लीवी। अमेरिका के एक वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम होता है लीवी। इन्होंने 1946 में कार्बन 14 विधि की खोज की। कार्बन 14 विधि क्या होता है, तो पुरानी वस्तुओं की तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को, अगर हम कोई धरती के अंदर से कोई वस्तु की खोज करते हैं, अगर हमें उस वस्तु के बारे में जानना हो, जैसे आप देखते होंगे सीआईडी में, ठीक है, वो डॉक्टर्स होता है ना, सीआईडी के अंदर वो सीरियल में वो दिखाता है कि हाँ बारीकी चीज़ को पकड़ के वो बताता है कि ये मेल थी फीमेल थी, ये जो बॉडी मिला है कितना वर्ष पुराना है, हालिया का है कि बहुत वर्ष पुराना है, ठीक है ना। ठीक वैसे ही पुरानी वस्तुओं की तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इसमें बस आपको एक लॉजिक समझना है इसको कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को ही कार्बन 14 विधि कहा जाता है। अगर इसका आंसर और अच्छे से बोलें तो बोलेंगे जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह वस्तु उतना ही पुरानी मानी जाती है। आपको यही लिखना है आंसर में कि कार्बन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे 12th एग्जाम 2023 एग्जाम में कार्बन 14 विधि क्या है, तो आपको लिखना है तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है और इसकी खोज 1946 में की गई थी। इसके तहत जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह वस्तु उतना ही पुरानी मानी जाती है और जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी अधिक होती है वह वस्तु हाल फिलहाल की मानी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है हड़प्पा सभ्यता किस आकार में फैली हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। और पुरातत्व किसे कहते हैं, तो पुरानी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना ही पुरातत्व कहलाता है। अर्थात पुरातत्व एक ऐसा विज्ञान है जिसके तहत हम पुरानी वस्तुओं की खुदाई करके वर्तमान के लोगों को उसका ज्ञान प्राप्त कराते हैं। यहाँ से पूछा हुआ है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है। तो अगर आप इतना को याद कर लेते, ये इतना ही शामिल है। हमने लॉजिक भी समझाया है कि अगर हम पृथ्वी की खुदाई करेंगे या तो सिक्का मिलेगा, या तो बड़े बड़े भवन मिलेंगे, या खंडहर मिलेगा, या अभिलेख मिलेगा। इसमें से अगर कोई अन्य दे तो वो आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। आपको वही चूज करना है जो इसमें से आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम इतना पढ़ने के बाद अब हम यहाँ बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की कहानी, ठीक है। अब आपका मेन टॉपिक शुरू हो गया है, हड़प्पा सभ्यता की कहानी। देखिए हड़प्पा सभ्यता, अगर बात करें इसकी कहानी के बारे में, हम बात कर रहे हैं 15 जनवरी 1784 की। हम बात कर रहे हैं 15 जनवरी 1784 की। और आपको पता ना चाहिए कि 1784 में हम अंग्रेज़ों की गुलामी की
बेड़ियों से जंजीरों से आज़ाद नहीं हुए थे, हम गुलाम बने हुए थे, तो हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1784 का, तो आपको बताना चाहिए कि हम अंग्रेज़ों की गुलामी की दशा से आज़ाद नहीं हुए थे, हम बंधे हुए थे। उस समय हमारे भारत पर इनकी शासन थी, ये हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। ठीक है, यहीं पर एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं जिनका नाम होता है विलियम जोन्स। उनका नाम होता है विलियम जोन्स। हम अभी बात कर रहे हैं, एक सुन लीजिए फिर से, कहानी में बात करेंगे तो 15 जनवरी 1784 में एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम होता है सर विलियम जोन्स, इनके द्वारा भारत को जानने हेतु कोलकाता में, हम क्या बोल रहे हैं, कोलकाता में एक विभाग की स्थापना की जाती है जिसका मेन पर्पस होता है भारत के इतिहास को जानना। ठीक है ना, भारत के इतिहास को प्रकट करना। वो उस विभाग का नाम होता है एशियाटिक सोसाइटी। क्या बात कर रहे हैं अभी, क्या बोले हम, एशियाटिक सोसाइटी। और ये क्वेश्चन ही पूछा हुआ है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो सर विलियम जोन्स ने की थी। कहाँ की थी, तो कोलकाता में की थी। कब की थी, तो 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स के द्वारा कोलकाता में भारत के इतिहास को प्रकट करने हेतु एक विभाग की स्थापना की गई थी जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है और बनता है और बनेगा कि एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी, विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी, तो ये पूरा डेट ही पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आपको लगता होगा कि हम केवल ये वर्ष याद कर लेंगे, तो ये नहीं पूछा हुआ है, ये पूरा डेट ही पूछा हुआ है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। अगर फिर आगे बढ़ते हैं, इतना तो आप कवर कर लिए हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बात करें तो 1826 का दौर आता है। हम क्या बोल रहे हैं, 1826 का दौर आता है। और 1826 में भी हम अंग्रेज़ों की गुलामी की दास्ता से, जंजीरों से, बेड़ियों से बंधे हुए थे, आज़ाद नहीं हुए थे। और इस समय भी हमारे भारत में अंग्रेज़ों का हुकूमत होता है और हम गुलाम बने होते हैं। इस समय एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं जिनका नाम होता है चार्ल्स मैसन। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, 1826 में एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं जिनका नाम होता है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन क्या करते हैं, पाकिस्तान का दौरा करते हैं। अब आप सोचोगे सर पाकिस्तान तो अलग देश है, हम उस समय गुलामी की जंजीरों से आज़ाद नहीं हुए थे, पूरा का पूरा पाकिस्तान भारत एक था, आप कहीं भी जा सकते थे, घूम सकते थे, रह सकते थे, ठीक है ना। इस तरह से चार्ल्स मैसन जो एक अंग्रेज अधिकारी था वो पाकिस्तान का दौरा करता है। क्या बोलें, पाकिस्तान का दौरा करते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान का दौरा करने के दौरान इनके द्वारा सबसे पहले हड़प्पा की टीले की खोज की गई। क्या बोलें, टीले की खोज। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि सर्वप्रथम हड़प्पा की टीले की खोज किसने की थी, तो चार्ल्स मैसन ने की थी। हम क्या बोले आपसे, हड़प्पा की टीले की खोज किसने की थी, तो चार्ल्स मैसन ने की थी। कब की थी, 1826 में की थी। ये क्वेश्चन बना हुआ है, जैसे क्वेश्चन बना हुआ है एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है, कोलकाता में। इसकी स्थापना किसने की थी, विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी, ये पूरा डेट ही पूछा हुआ है। वीडियो को समाप्त करने से पहले हम फिर से एक बार रिवाइज आपसे करा दे रहे हैं, बाकी हम कल के वीडियो में देखेंगे। हमने पढ़ाया आज हड़प्पा सभ्यता किस आकार में फैली हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। और पुरातत्व क्या होता है, तो पुरानी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना ही पुरातत्व कहलाता है। अर्थात पुरातत्व एक ऐसा विज्ञान है जिसके तहत हम पुरानी वस्तुओं की खुदाई करके वर्तमान के लोगों को ज्ञान प्राप्त कराते हैं, अर्थात हम खुद उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगे आते हैं, इनमें से कौन कौन शामिल है, तो पुरातत्व में सिक्का, खंडहर, अभिलेख और स्मारक शामिल होता है, साहित्य शामिल नहीं होता है। हमने जो क्वेश्चन दिया था आप उसे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे पढ़ते हैं, अगर कहानी की बात करें तो 15 जनवरी 1784 को भारत में अंग्रेजों की हुकूमत होती है और एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम होता है
सर विलियम जोन्स। इनके द्वारा भारत में भारत के इतिहास को प्रकट करने हेतु एक विभाग की स्थापना की जाती है जिसका नाम क्या होता है, एशियाटिक सोसाइटी। इसकी स्थापना कहाँ होती है, कोलकाता में होती है। और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, किसने की थी, कब की थी और कहाँ स्थित है। आगे आता है सन 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा पाकिस्तान का दौरा किया जाता है। और जब वो दौरा कर रहे होते हैं पाकिस्तान का, तो उनके द्वारा सबसे पहले हड़प्पा की टीले की खोज की जाती है। आज का वीडियो बस यहीं तक, बाकी हम कल चौथा वीडियो में देखेंगे इसमें और कब कब क्या क्या होता है और तब कैसे खोया था हड़प्पा सभ्यता और कौन कौन से नगर थे। तो आप इतना वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए।